अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो आज हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी, उनको पीर को तलब कर लिया गया है। आज भी 6:30 बजे का टाइम दिया गया और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब निकलने की तैयारी थी, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, इसलिए ताख़ीर हुई, जिस पर ऑनरेबल जजेस ने जो है उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी और उनको पीर को बुला लिया है। और शेख रशीद साहब माशाल्लाह आज रिहा हो गए और बड़े खुश थे, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना कुछ सामान जो है वो जेल में छोड़ दिया है, क्योंकि जब तहरीक भरो तहरीक चलेगी या फिर भी मुझे अरेस्ट करना हो तो मैं बिस्मिल्लाह करके पहुंच जाऊंगा। दूसरी जानिब आज एक राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक ऑडियो लीक आ गई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, और वो उसमें ऑनरेबल जज से किसी से बात कर रहे हैं और जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बार बार परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो है बादुर नज़र में मुकदमा बनता है। और परवेज़ इलाही साहब पहले भी कोई ऑडियोज़ आई हैं और शौकत तरीन साहब की भी ऑडियोज़ आप लोगों के सबके सामने आ चुकी हुई हैं। इससे पहले और भी बहुत सारी वीडियोज़, अगर आप बहुत पीछे जाएं तो शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो है, राना सनाउल्लाह साहब की भी ऑडियो है ऑनरेबल जज के साथ। अब ये एक 2019 में जज अरशद मलिक साहब का जो केस था, वीडियो केस, उसमें जो उस वक़्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, एक 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें उन्होंने एक फ़ैसला दिया था, जिसकी 2 अहम बातें मैं आपको बता देता हूं। उसमें शेख अजमत सईद भी थे, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी उस बेंच में मौजूद थे। 2 अहम नुकात, वैसे तो कोई 15-20 नुकात थे, लेकिन उसमें एक बात ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि जिस शख्स ने ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग की हो इसे पेश किया जाएगा, यानी कि वो खुद मौजूद होगा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला इसे सबूत के तौर पर पेश करना चाहे तो अदालत में बाकायदा फॉर्मल दरखास्त दायर करना होगी। मामला तो बहुत सारे आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जनाब मुकदमा होना चाहिए, शौकत तरीन साहब के भी पीछे पड़ गए, लेकिन इसमें जो अगर आप इसकी डिटेल जजमेंट पढ़ें जज अरशद मलिक केस की, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि मेरा ख्याल है कि शायद किसी भी केस में पूरी नहीं हो सकती। सबसे अहम बात तो जिसने रिकॉर्डिंग की है वो खुद पेश हो और वो वजूहात भी बताए कि उसने क्यों रिकॉर्डिंग की और किस वजह से की, और वो अगर जिस केस में वो लेके आना चाहता है वो केस भी वैलिड हो उस वक़्त, तो फिर चौधरी फवाद हुसैन साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एतराफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ ऑडियो मुहिम के पीछे खुद वफाकी हुकूमत है। ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को इस इल्ज़ाम में बर्खास्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह को तलब करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। ये सारे मामलत हैं। दूसरी एक छोटी सी बात और, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मुबैना तौर पर ज़राए के हवाले से ख़बरें छपी भी हैं, चल भी रही हैं और उसका अभी तक तो हमने डिनाइल कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि महंगाई से गरीब मुतासर होता है, लेकिन ये हुकूमत मेरी नहीं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि चचा की हुकूमत को वो अपनी हुकूमत नहीं तस्लीम करती, क्योंकि मुझे याद है जब मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मरियम नवाज साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, तो इस किस्म की उन्होंने ट्वीट की थी, लेकिन आज वो डिसोन कर रही हैं। यकीनन महंगाई जो है वो अरूज पर है और आज जब आप घर से बाहर निकलें तो तमाम जो भी चेहरा आपके सामने आ रहा था वो परेशान था और अफसुर्दगी थी, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में पहले भी महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा था और अब इस लहर से तो शायद इसमें ज़्यादा
ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान के लिए सख्त फैसले किए इसहाक डार साहब ने, जो कि अपनी उनकी PMLN की पार्टी उन पर एतराज़ात उठा रही है कि इसहाक डार साहब को फारिग कर देना चाहिए। इतना सख्त मिनी बजट कि वो अब अपनी आवाम जो जिन्होंने उनको वोट दिए उनका सामना भी नहीं कर सकते। फिर दूसरी तरफ से ये भी इतलात आ रही हैं कि जी हम ये सिर्फ ओनरशिप जो है PMLN नहीं ले सकती, इस मिनी बजट की तमाम जमातों को ओनरशिप लेनी चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सैयद यावर बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद पनसोटा लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद पनसोटा साहब, अगर आप से शुरू करना चाहें, पहले तो ये जो थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ कर दें इमरान खान साहब के हवाले से, अगर आज वो वाकई आना चाह रहे थे तो हेस्ट में फिर क्यों फैसला लिया गया? कल भी तो रात 8:30-9 बजे तक अदालत लगी रही थी। तो बात यह है कि थोड़ा सा जो प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट है वो बताना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल को प्री अरेस्ट बेल थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है। द वर्ड प्रोटेक्टिव सजेस्ट इस तरह कि इसके अंदर आता है कि इसका मकसद ये नहीं है कि पिटिशनर का वहाँ पेश होना 100% जरूरी है। अगर वो पेश हो सकता है तो बिल्कुल हो, वरना जो अभी रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस है जिसमें मैं 4 आपके आगे केसेस रखता हूँ। शर्जील इनाम मेमन का केस, शहबाज गिल साहब का केस मैंने खुद आर्ग्यू किया, सलमान शहबाज का केस एंड एक केस और जिसमें विदाउट द प्रेजेंस आपने प्री अरेस्ट बेल दे दी, बल्कि वो लोग मुल्क से बाहर थे। जो एक्चुअल टेस्ट है वो ये है कि द पर्सन इज अनएबल टू अपेयर बिफोर द कोर्ट। एंड आज का केस वाज अ क्लासिकल केस जहां पर इमरान खान साहब owing to his medical condition was unable to appear before the court। और आप प्रोटेक्टिव बेल देते हैं ताकि वो कंसर्न फोरम को जाके अप्रोच कर लें, लेकिन आज अदालत ने इंसिस्ट किया कि उनको बुलाया जाए। अब जब अदालत ने एक दफा मामले को एंटरटेन कर दिया उनकी एब्सेंस में और उसके बाद 3-4 दफा टाइम दिया, फिर तो ऑटोमेटिकली अदालत ने ये चीज तस्लीम कर ली कि उनकी एब्सेंस में भी उस चीज को एक्सटेंड किया जा रहा है। इन माई हम्बल ओपिनियन, चूंकि अब जजमेंट आ चुकी है, मैं आई कैन जस्ट मेक अ फेयर कमेंट कि ये दी जा सकती थी बेल और देनी चाहिए भी थी ताकि वो कंसर्न फोरम पर जाके प्रोसेस ऑफ लॉ को आगे लेके चलते। तो ये तो है जी जहां तक उसका कॉन्सेप्ट। जहां तक खान साहब की अपेयरेंस की बात है, खान साहब बहुत सारे केसेस में बल्कि खुद अपेयर होते रहे, स्पेशली बिफोर ही वाज अटैक्ड। और अब अटैक के बाद जो उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई थी उसके बाद काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनको सोचना पड़ता है, जिनमें से एक सिक्योरिटी सिचुएशन है उनकी जब तक क्लियरेंस ना मिले। सेकेंडली एक मेडिकल कंडीशन भी है, उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी 2 वीक्स तक जो है उनकी सिचुएशन कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स की मौजूदगी में अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक इस्तदा कर रहा है तो आई थिंक उस इस्तदा को सीरियस लेना चाहिए और अदालतें जो है उनको फेथ होना चाहिए इन तमाम लोगों में। दिस इंक्लूड्स मियां नवाज शरीफ साहब एज वेल, शहबाज साहब, एनीबडी। अगर कोई शख्स इस स्टैचर का जो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसकी एक इस्तदा को टर्न डाउन नहीं करना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहता चलूं कि इसका मकसद ये नहीं है कि वो बाकी शहरियों से डिफरेंट है। बाकी शहरियों को ये रिलीफ आमतौर पे मिलती है, ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये स्पेशल रिलीफ स्पेशल लोगों के लिए। जी, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये अभी भी लाडले हैं और अदालत का मजाक भी उड़ा रहे हैं, और लेकिन दूसरी जानिब वो 4 हफ्तों के लिए गए थे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो अब 4 साल मेरे ख्याल में हो चुके हुए हैं, वो वापस नहीं आए। तो कंपैरिजन खैर उन्होंने कर दिया। लेकिन चलें मूव ऑन टू दिस ऑडियो लीक जो आज परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक आई है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ तो मुकदमा बनता है, शौकत तरीन साहब के खिलाफ मुकदमा बना दिया गया है। लेकिन जो मैंने जजमेंट अरशद मलिक साहब के वीडियो केस का जो अहम मामला था उसमें मैंने सुना है, तो कितना आसान है वीडियो ऑडियो के ऊपर किसी को प्रोसिक्यूट करना? सर, आपने अपने इब्तदाई में बड़ी तफसील से बताया कि जो हमारी वीडियो और ऑडियो लीक्स हैं उनको जो शख्स रिकॉर्ड पर या बनाता है उसका रिकॉर्ड पर आना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कियानी साहब की गालिबन, जिसमें ये कहा गया है कि किसी की परमिशन के बगैर उसकी ऑडियो उसके खिलाफ यूज भी नहीं की जा सकती, जो कि आप बना नहीं सकते तो देन यूज भी नहीं कर सकते। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी तक इसका फोरेंसिक नहीं हुआ। अब आते हैं इसके कंटेंट पे, अस्यूमिंग कि ये बात दुरुस्त हो।
देखिए 2-3 ऑडियो लीक्स आई हैं, जहां तक जज साहब की और उनकी कॉन्वर्सेशन, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो फाजिल जज साहब इस वक्त मेंबर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बाकी दोनों जो आबिद जुबैरी साहब और उनकी कॉन्वर्सेशन है, अगर आप उसको देखा जाए तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ लॉयर। इसको फर्दर फाइडुशियरी रिलेशनशिप है, ये तो वैसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को हम सुन भी लें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक सर्टन बेंच जो है उसके आगे लगाया जाए, और उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि वो बड़ा दबंग बेंच है। देखें, जितने किसी बेंच के सामने स्पेसिफिकली फिक्स करवाना केस बिल्कुल मुनासिब नहीं बात, मैं आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू सपोर्ट दैट। लेकिन अगर तो खुदा ना खास्ता ये चीज तहकीक में साबित होती है कि ऐसा रीजन है कि उनसे कुछ स्पेशल रिलीफ लिया जा रहा है, फिर तो ऑफकोर्स ये बड़ी गलत बात है। लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंट वेरियस जजेस डिफरेंट अदालतों में बैठे होते हैं, उन सबकी ओपिनियन है। हमारे भी जब कमर्शियल केसेस होते हैं या फिर और केसेस होते हैं तो हम वी प्रे, ऑफ कोर्स दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू कि एक सर्टेन जज के आगे चला जाए, बिकॉज उसने अपना एक व्यू दिया होता है उस इशू के ऊपर। अगर तो इस हद तक बात है, Ahmed Pansota, but this should be considered as a very, जिसको हम अंग्रेजी में अपहिल टास्क कहते हैं, कि इतना आसान नहीं है। और खासतौर पर जज अरशद मलिक वाले केस के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं, तो यकीनन यावर बुखारी साहब, ये सिलसिला तो अब चल रहा है। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने जो ट्वीट किया है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट खुद करवा रही है, तो जो प्रेसिडेंट है या जो फैसला है, तो फिर तो ये आप लोगों को चाहिए कि अदालत में चले जाएं, उनको बोलें कि जी ठीक है, ये वीडियो आ गई, इसका फोरेंसिक कराएं और जिसने रिकॉर्ड किया उसको आप पेश करें। परसू करना चाहिए आप लोगों को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजुल फरजहुम। देखिए, आई फील के हमारी जो पॉलिटिक्स की पोलराइजेशन जिस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हुए, वहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि पॉलिटिक्स में बैठ के बात करने में ही हल है, उसी में वे फॉरवर्ड है। और जितनी पार्लियामान की बेइज्जती हर इदारा कर चुका है और हम खुद करवा चुके हैं, आई थिंक इनफ इज इनफ। अभी कई चीजें होंगी जो हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। अभी मरियम कोई बातें करती हैं तो मेरे लिए मरियम कोई हैसियत इसलिए नहीं रखती कि उन्होंने अपने टेलीविजन इंटरव्यू में बड़े ओपनली वसूख के साथ, यकीन के साथ और हल्फ उठाए बगैर हल्फ के अंदर रहते हुए कहा कि मेरी बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और ये वही मरियम है कि जिसने कहा कि आप मेहरबानी करके ये एक सेहत इंसाफ कार्ड है, इसको भी फारिग कर दे। तो मरियम की मेरे नजदीक ना इज्जत है ना वैल्यू है। रीजन बीइंग जो बातें वो कर बैठती हैं, अगर इसी के बदले में अगर आप शहबाज शरीफ की बात करें तो मैं बात सुनूंगा, मैं वैल्यू दूंगा। आप नवाज शरीफ की बात करें, मैं वैल्यू दूंगा, सुनूंगा। देखिए, छोटे छोटी बातें करने से आप बड़े लीडर नहीं बनते। आपको मुश्किल हालात का फैसला मुकाबला भी करना पड़ता है, फैसला भी करना पड़ता है मुश्किल हालात में, आप तब जाके बड़े लीडर बनते हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त है, हमें इस वक्त से गुजरना है। यही वक्त हमें सिखाएगा कि जो अच्छे वक्त आएंगे उनमें हमने क्या करना है। तो इसके अंदर मैं समझता हूं कि ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स जितने भी हैं, इनके ऊपर तवज्जो ना दी जाए, कोई फायदा नहीं है। गंदा कौन होगा? सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर एक और कौन है जी? मतलब वो एक जोकर बैठा हुआ है। मैं अपने नून के भाई के साथ आई अपोलोजाइज माय ब्रदर, ऑनेस्ट टू गॉड आई फील हर्ट कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह कौन है? एक बदमाश इंसान है। मतलब वो बंदा है कि जो हर बदमाशी के काम में नून का हर गंद अपने सर पे लेकर और करने के लिए बड़ी खुशी से तैयार होता है। आप जाके फैसलाबाद में इसके बारे में ओपिनियन तो ले लोगों से, आप पता तो करें ये है कौन। और इसको इंटीरियर मिनिस्टर हमने बनाना था, या मेरे भाई को क्यों नहीं इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, या किसी और को इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? एक बदमाशी इनको मिला है। तो इनकी बातों के ऊपर मैं ना तवज्जो देता हूँ ना तवज्जो देना चाहता हूँ। इस टाइम पे जो बातें हैं सीरियस बातें हैं, इस मुल्क को सख्त दुश्वारियां हैं। हम लोग जब तक आपस में मिलके एक सेन तरीके से बात नहीं करेंगे, हम बदमाशों के टोलों को एक साइड पे करें और अच्छे लोगों को बिठाएं जो एक दूसरे की बात सुने और हम आगे चलें। Exactly, this is the need of the hour as well. राना एहसान अफजल साहब, अजीब सी बातें नहीं है, मुल्क किसी परेशानी से गुजर रहा है। और कल तो ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करना जो है, वो जो महंगाई का बम गिराया गया है उसके से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा
प्लान किया जा रहा था और उनको अरेस्ट करना था, और अभी भी शायद इस किस्म की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अब पता नहीं हुकूमत क्या करती है। लेकिन अब फिर ये ऑडियो लीक्स भी लेके आ रही हैं। ये तो सोशल मीडिया पे चलती रहे, चीज़ें चलती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देन ही शुड टेक दिस थिंग टू द कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत तो जो है इमरान खान को नहीं रोक रही थी कि वो अदालत में जाके पेश हो जाएं और बेल अपनी जो है एक्सटेंड करवा लें। तो अगर अदालत में वो जाते तो उनकी बेल एक्सटेंड हो जानी थी। तो ये जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है या डिबेट हो रही है कि उनको बेल नहीं मिल रही, वो उनकी सेल्फ क्रिएटेड है। और यहाँ जो है कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो अगर वहां वो पेश हो जाए तो मामला खत्म हो जाता है। तो ये उनके हाथ में, नंबर एक। देखिए, नंबर दो, आपका ये पॉइंट के जो आज जो वजीर दाखिला है उन्होंने जो कहा कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली जब आपके पास बेल नहीं है तो ये एक मुमकिन तौर पे चीज है जो ये की जा सकती है। और जहां तक कि ऑडियो लीक्स की बात है, देखें, कोई वजह है कि पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स है वो 129 है 140 में से, यानी कि हम लोग बिल्कुल बॉटम में हैं। और आपको याद होगा जस्टिस सिद्दीकी ने माँ की कसम खा के बातें की कि किस तरीके से फैसले लिखवाए जाते हैं। फिर JITs जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर बन जाती थी। और आज ये जो मामला है, मैं एग्री करता हूं कि ऑडियो लीक्स जो हैं, अभी जब तक उसका फोरेंसिक नहीं होता, तहकीक नहीं होती कि ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, और फिर सवाल उठता है कि ये किसने लीक की, कहाँ से आई, ये सारे ये मामलात हैं। लेकिन अगर जो बातें उसके अंदर हो रही हैं ये सच हैं और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो फिर बड़ी ताज्जुब की बात है कि जहां एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए है, आइसोलेशन होनी चाहिए है सियासतदानों से जुडिशरी की, और वो नहीं होती और चीजें मैनेज होती हैं, और ये तासर जाता है कि चीजें मैनेज होती हैं। तो ये बड़ा खतरनाक तासर है, ये अच्छा नहीं है। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि वो जो रैंकिंग है उसी वजह से है। देखिए, दूसरी बात जो मेरे राना एहसान अफजल साहब, then this reminds me, मतलब PMLN leadership crowns in this episode. तो मतलब अगर वो ठीक नहीं था। जस्टिस अगर वो भी जो है वो भी अगर ऑडियो लीक जो जिसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं अगर वो सच है, उनका भी मेरा ख्याल से कंक्लूड नहीं हो सकी कि वो ठीक है नहीं ठीक। लेकिन वो भी ठीक नहीं है, कहते हैं उस पर बेनजीर की हुकूमत चली गई थी। नहीं, इन चीजों को तो आप देखें डिफेंड नहीं कर सकते ना। मैं तो हाँ, तो देखें, जहां तक यावर बुखारी साहब ने बड़े मीठे अल्फाज में मरियम बीबी को भी हिट कर दिया, फिर राना सनाउल्लाह को भी हिट कर दिया। देखें, मैं भी कह सकता हूं कि वो इमरान खान साहब जो हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि वो अपनी औलाद को ओन नहीं करते, या ये चीजें। देखें, मैं इस तरह की बातचीत कॉन्वर्सेशन में आई डोंट बिलीव दैट वी शुड गो इन। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे के लीडरशिप को, और उनके खिलाफ जो है वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि मैं इज्जत ही नहीं करता, मेरे लिए वो काबिल कबूल ही नहीं है। तो यहाँ वी शुड, मेरे पास भी बहुत सारी बातें जिनके अंदर मैं इंडल्ज नहीं करना चाहूँ। आई एग्री। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जो साहब ने सदर को भी खत लिख दिया है कि जनरल बाजवा जो है उसको उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने संगीन जो हैं उन पर इल्ज़ामात भी लगाए, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और एक जो दिलचस्प पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने, दो रुकनी ये बेंच है, इन्होंने इंतखाबात के ताख़ीर के मामले पर आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भेज दी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, तो सिफारिश कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अहमद पंसोटा साहब, आज बड़ी पेशरफ्त हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने सिफारिश कर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि वो पंजाब में जो इंतखाबात की में ताख़ीर हो रही है इसका आज खुद नोटिस लें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी गए, उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इंतखाबात जो है वो मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि हुकूमत पैसे नहीं दे रही, आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं। तो उनको कल फिर दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा मेरे सेक्रेटरी पेश हो, उन्होंने कहा नहीं आप आएँ, आपको क्या मसला है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब चलें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो समझ में आती है कि डिलिबरेट एफर्ट हो सकती है क्योंकि PDM की हुकूमत ख़ास तौर पे कल के मिनी बजट के बाद तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बजट में इंतखाबात में जाने के लिए। सिक्योरिटी
जब आप दे रहे हैं पीएसएल को, रेंजर्स भी और आर्मी भी, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फिर इलेक्शंस के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर किए जा सकते सिक्योरिटी के एहलकार। सो योर टेक ऑन दिस। जी सर, आज की जो ये जजमेंट है, ये मेरे नज़दीक इसकी 2-3 बातों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात जो इलेक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो केयर टेकर सेटअप है उसकी पावर जो है अंडर सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, उन्होंने बात की थी कि देयर इज अ स्पेसिफिक बार ऑन केयर टेकर गवर्नमेंट अगेंस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग, और उसके बावजूद ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। पहली तो बात ये क्लियर की। दूसरी बात जो कि इस वक्त ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन का है, और उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ी क्लियरली ये पोजीशन लिखी कि 14/1 को असेंबली डिसॉल्व हुई है और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व हुई है, और उसके बाद अभी तक कोई प्रोग्रेस जो है दैट इज नॉट बीन मेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 90 डेज का टाइम होना है। और फिर जाकर उन्होंने अगली बात ये की कि हम समझते हैं कि इट्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है, देयरफॉर चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में लें। और चूंकि ये इशू हमारे सामने डायरेक्टली नहीं है, वरना हम इसको देख लेते, इसलिए हम चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते हैं। देखें, एक चीज तो क्लियर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का इस हद तक तो व्यू आ गया कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होने हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और जहां हमारे गवर्नर साहब तशरीहात करवाते फिर रहे हैं, जिंदगी में पहली दफा देखा है कि एक जजमेंट की तशरीह के लिए एक और आप जजमेंट मांग रहे हैं, इससे सिर्फ एक चीज नजर आती है कि आप डिले कर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिले बिल्कुल करना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट को डिफाई करेंगे तो दैट्स द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑफेंसेस दैट यू कैन कमिट। और इस चीज का अंदिया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में भी दिया है और ऑर्डर भी किस हद तक लिया है। I understand, and probably that is the reason जो ऑनरेबल 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि आज खुद नोटिस लें चीफ जस्टिस साहब। बट द थिंग इज दैट अगर खजाना में पैसा है ही नहीं है और फिर सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, आपने फिर देखा दहशतगर्दी भी दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रही है, तो फिर रीजंस तो निकल आती हैं ना कि जब पैसा है ही नहीं खजाने में तो दें कहां से। सर, बात की है कि ये पाकिस्तान के खजाने में आपने कभी पैसा देखा है पिछले 60 साल में, सिवाय कुछ अरसे के? ना खजाने में कभी पैसा हुआ है, ना कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हुई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन भी हुए हैं, बल्कि रमजान में हुए 97 के इलेक्शन। ये जो रीजनिंग है, अगर आप आर्टिकल 220 को पढ़ें तो बड़ा क्लियरली कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने उसकी एड में काम करना है इलेक्शन कमीशन की, कोई ना नहीं कह सकता। आप अजीब अजीब आजकल बातें हम सुन रहे हैं कि जी पुलिस कह रही है हमें मसला है, फौज कह रही है हम बंदे नहीं दे सकते, जुडिशरी कह रही है हम ऑफिसर्स नहीं दे सकते। ये तो तमस्खर उड़ाने की बात है। दूसरी बात, जो बाय इलेक्शंस हैं वो कौन सा IMF के चंदे पे हो रहे हैं? वो तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही पैसा लगा रहा है, और उन्हें पता है कि वो बाय इलेक्शन फिर दोबारा होंगे क्योंकि खान साहब जो है वो सीटें दोबारा विकेट करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें उसके बावजूद, और दूसरी इनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जब रजीम चेंज वाला इशू हुआ था इन मार्च अप्रैल सॉरी, उसमें जब इनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वी विल बी इन अ पोजीशन टू कंडक्ट द इलेक्शंस और होल्ड द इलेक्शंस इन नवंबर। अब ये सारी बातों के बावजूद आज अचानक पैसे खत्म हो जाएं, मैं समझता हूं जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रेश मैंडेट लेके, वो कोई भी हो, इस इलेक्शंस के बाद नहीं आती, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं हो सकता। इवन IMF भी किसी को सीरियस नहीं। व्हेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्विकली मुझे आपसे इजाजत भी लेनी है। अहमद, मुझे ये बताएं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब हेल्पलेस दिखाई दे रहा हो तो फिर उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, मतलब मेरे साथ तो कोई ताउन नहीं कर रहा, तो आई रादर लीव द पोस्ट? सर, ये आपने जो ऑप्शन दी है ये महज़ब माशरों में होती है और उसमें महज़ब लोग ये काम करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस तरह की लाइन पर सोचेंगे। वो तो बल्कि सोचेंगे कि मजीद को 15-20 साल का उनका टेन्योर अगर एक्सटेंड हो जाए तो जो हमारे बच्चों ने आगे इलेक्शन लड़ने वो भी वो करवा के जाएं। ऐसी तो सिचुएशंस आपको पता है कि नहीं डेवलप हो सकती है। नाउ यू आर राइट। तो नाउ इफ द चीफ, लास्ट थिंग, नाउ इफ द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेते हैं, तो व्हाट आर द होप्स? सर, मेरा ख्याल इसमें तो वी डोंट इवन नीड टू होप फॉर एनीथिंग बिकॉज़ एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 90 डेज में इलेक्शन होने और वो होने ही होने, और अब तो हाई कोर्ट की जजमेंट भी है उस पॉइंट पे। सो सुप्रीम कोर्ट विल मेयरली बी स्टेटिंग द ऑब्वियस थ्रू दैट suo moto proceedings। उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज वो नहीं करेंगे। दे विल जस्ट बी इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट ये काम कर दे, अनाउंस कर दे, कितने वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसको चैलेंज करने में। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पनसोटा साहब आपके वक्त का। यावर बुखारी साहब, पूरा एपिसोड आपने सुन लिया, क्या लगता है कि कोई और भी कोई जिसको कहते हैं तहवीलें निकाली जाएंगी कि किसी ना किसी तरह बस इलेक्शन से बचा जाए? बिल्कुल निकाली जाएंगी। इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते हैं, इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते,
और मुझे हमदर्दी है लोगों के साथ क्योंकि जो इनके फिलहाल हालात हैं और जो मरियम बीबी जब से वापस आई और जो उनने कट करने की कोशिश की जल्द से, वो दिखाते हैं कि लोग अभी इनका नैरेटिव नहीं सुन रहे, ना उसको एक्सेप्ट कर रहे। इशू यहाँ पे ये है कि फैसले हुकूमत लेने की लालच थी, अपने आप को एनआरओ देना था, जो जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों ने किया। पार्लियामेंट में बैठे हुए उन लोगों को एनआरओ दिया, वो जो 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे, वो लोग सारे खुद ही थे। फिर इनकी कैबिनेट आप देखें, 85 बंदों की तो कैबिनेट है इनकी, फिर कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि जिस तरीके से ये लोग फॉरेन के दौरे करते हैं और जितने लोग जाते हैं, ये हालात हो तो चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि मैक्सिमम बिजनेस क्लास का टिकट लें और पीआईए पे सफर करें, और जो बाकी भी जाते हैं पीआईए का टिकट लेके जाएं। हालात ये बन चुके हैं कि अभी तो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, ये लोग इसकी और तावीलें निकालेंगे। मुझे तो गवर्नर साहब पे अफसोस है कि सुन्नत रसूल चेहरे पे रखी हुई है और फिर सिर्फ एक यकतरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का हल्फ है, हम बैरूनी और अंदरूनी साजिशों के और दुश्मनों के खिलाफ हम काम करेंगे मुल्क की सलामती के लिए। अभी आपका जो इलेक्शन है वो आपको सियासी बुरहान से निकालेगा, तो मुल्क की सलामती खतरे में है आपकी, क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। आप देखें आज पेट्रोल अगर 285 को या 280 को हिट कर गया है, आप उसका डोमिनो इफेक्ट आप बाकी चीजों पे आप देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। आप जिस तरीके से लोग चीखे मारना शुरू कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की अवाम कदरे अमीर है, कदरे अमीर। फिर हमारे देहातों में एक दूसरे को एक सोशल सपोर्ट ग्रुप है कि किसी के घर भाई भूख ना हो, एक दूसरे का ख्याल करो, तो ये चल रहे हैं। ये उस दिन ये सफेद पोश लोग भी फारिग हो जाएंगे और वो अनकरीब होने वाले हैं। बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब जी, राना एहसान अफजल साहब, आप मानते हैं कि जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है, अगर उसको आपने मईशत को मुस्तहकम करना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और अब इट्स रिटन ऑन द वॉल कि इलेक्शंस के बगैर शायद सियासी इस्तेहकाम आएगा नहीं। तो जिस तरह अभी यावर बुखारी साहब ने कहा कि शायद मज़ीद कोई एक्सक्यूज़ निकाले जाएंगे इलेक्शन से बचने के लिए, इज इट सो कि मतलब ऑब्वियसली आप भी मानते होंगे कि यू कैन नॉट, पीडीएम एंड पीपल्स पार्टी कैन नॉट अफोर्ड टू गो ऑन इन इलेक्शंस? देखिए, इलेक्शन जो हैं, जनरल इलेक्शन जो हैं, वो अगस्त का टेन्योर जब खत्म होगा उसके बाद हो जाएंगे। और ये जो सूबाई इलेक्शंस हैं, ये हुकूमत ने नहीं कराने, ईसीपी ने कराने। और कोर्ट ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है और उन्होंने कहा है कि जो कबाहतें आ रही हैं वो आप बताएं कि क्या क्या कबाहतें आ रही हैं। तो इसके अंदर जो हुकूमत के जो कंसर्न्स हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल भी हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर के भी मामलात हैं, वो रख देंगे। उसके बाद कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबके लिए कबूल होगा। देखिए, दूसरी तरफ हम लोग तो अपनी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी जो कैंपेन है वो मरियम बीबी ने ऑलरेडी पंजाब में लॉन्च कर दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक मैं पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा। देखें, अभी कराची में पीटीआई इलेक्शंस हारी, तो वहां कहते हैं जी बदतरीन धांधली हुई और कोई वहां जो है वो मामलात बड़े खराब हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक नया ईरा शुरू हो जाएगा जहां वफाक में किसी की हुकूमत होगी, किसी पार्टी की, और नीचे सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और फिर बाद में सूबों में इलेक्शन होगा, सूबों में हुकूमत किसी पार्टी की होगी और वफाक में इलेक्शन हो रहा होगा। पहले ही यहाँ रिजल्ट पे तनाजा खड़ा हो जाता है। जो इस तरह का अगर सेटअप स्टार्ट हो जाता है तो ये एक नया ईरा ऑफ कंफ्यूजन और पोलराइजेशन और लड़ाई झगड़े का शुरू हो जाएगा। बेहतर है कि 3 महीनों का फर्क है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो उसमें बेहतर होगा, लेकिन जो फैसला कोर्ट करेगी सबको कबूल होगा और इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक ये महंगाई और इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है, देखें हम तो बिल्कुल उस पर राना एहसान अफजल उस पर अगले सेगमेंट में बात करते हैं, एक प्योरली इकोनॉमिक बात होगी। लेकिन एक जो यावर बुखारी साहब ने भी कहा और अहमद पनसोटा ने भी कहा कि आप नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं और फिर इसके लिए आप कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब 70 ऑड सीट्स पे आप बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं और आपके मतलब तो वो फिर कहीं पे नजर आ जाती है ना इलविल। देखिए, नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास उनको जो तो उस पे खत लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि जी हम उसके लिए भी पैसे नहीं दे सकते।
नहीं, देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्शन अगर कराना है किसी ने तो वो ईसीपी ने कराना है, हुकूमत ने नहीं कराना। और उनको उनको बजट दे दिया जाता सही है ईसीपी को पहले ही। सही अगर अगर उसने 400 सीटों पे इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए अलहदा रिक्वायरमेंट है, अगर उसने 30 सीटों पे कराना है अलहदा रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ ये ईसीपी का प्रेरोगेटिव है, हुकूमत का नहीं है। और कोर्ट में मामला चल रहा है, जो फैसला होगा वो बट सबको पीडीएम कबूल एंड होगा। पीपल्स पार्टी इज रेडी टू फेस द इलेक्शंस। एक चल जमीर एक बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल सही। मैं बुखारी साहब आता हूं ब्रेक के बाद, मैं आप ही की तरफ आता हूं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, बाद जरा डिस्कस करेंगे कि ओनरशिप इस मिनी बजट की किसको लेनी चाहिए और किसको इससे भागना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट जो कि ज़राए के हवाले से आई, अभी तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई, या अगर आई है तो माजरत से मेरे सामने से नहीं गुजरी। उसमें उन्होंने कहा महंगाई से गरीब मुतासर होता है, लेकिन यह हुकूमत मेरी नहीं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। और जब यह हुकूमत आई थी तो उन्होंने क्या कहा था, यह जरा सुन लें। रिवर्स गियर का पता है ना, महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। बुखारी साहब, नो क्वेश्चन। देखिए, इशू ये है कि मैं अभी कोई बात करूंगा मेरा भाई राना नाराज हो जाएगा। मैं सीरियसली कोई अहमियत नहीं देता हूँ इस खातून की बातों को, इसलिए कि जो एक काम करने के लिए अपने चचा को पीछे फेंक रही है इस बात के ऊपर कि महंगाई का ओनस उसके ऊपर ना आए, तो ये बिल्कुल गलत है और एक झूठ बोल रही है ना। वो खातून झूठ बोलती हैं, सरासर झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। सो फॉरगेट हर। देखें, ओनस तो आता है पीएमएलएन के ऊपर सीधा साधा, क्योंकि ये लोग स्पीयर हेड कर रहे थे उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। जो भी बोले, मेरे भाई राना ने एक बात की कि ये ओनस ईसीपी के पास होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन ये ईसीपी और हुकूमत मिलके ये हरकतें कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले करें। वो उनके ऊपर फेंकते हैं, वो उनके ऊपर फेंकते हैं। ये दोनों एक मिली एक इनकी साजिश है कि जिसके अंदर ये लोग इलेक्शन को डिले करें किसी न किसी तरीके से। और ये 44 अरब रुपया है कि 50 अरब रुपया है, ये मुल्क के लिए कुछ नहीं है। ये लूटना बंद कर दें तो ये पैसा इधर लगा दें तो ये काम ठीक हो जाएगा। पैसा है हुकूमत के पास, ये 44-50 अरब रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अगर इधर लगाएंगे, बुखारी साहब, एक पैसे सियासी होते तो इस्तेकाम के 170 बगैर अरब आपका माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता है। चाहे कुछ भी कर ले, कोई बुखारी इनको सीरियसली नहीं सही लेगा। बुखारी साहब, लेकिन अगर पैसे होते तो 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस स्लैप ना किए जाते और जो एक पेट्रोल और डीजल का बम गिराया है वो ना गिराया जाता, आईएमएफ से आप अपनी कुछ बराबरी पे मुज़ाकरात कर लेते, तो पैसा फिर नहीं है तो ये सब कुछ हुआ है ना। देखें, प्रॉब्लम ये है कि अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करना, आईएमएफ के साथ चलना, और ये चीजें सिर्फ इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत कायम और दायम रहे और ये लोग डिफॉल्ट ना कर जाए, वरना तो डिफॉल्ट पे ले आए हैं, $3 अरब से नीचे आ गए। देखिए, मेन चीज ये है कि ये पैसा निकल आता है, ये बाकी चीजों के लिए 85 बंदों की कैबिनेट के लिए पैसा है, बाकी अयाशियों के लिए पैसा है, आपके 4-4 वो इनके कैंप ऑफिसेस बनने के लिए पैसा है। आप चले जाए ना, चलें, डिफेंस में चले you've said जाए, it. मतलब हर जगह ये Very है। right. तो मतलब इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है, चलें। मुल्क के इस्तेकाम के लिए पैसा नहीं है। सही। ये अगर राना एहसान, हम नहीं दे सकते, जो भी बोलता है गलत बोलता है। गलत बोल। राना एहसान अफजल साहब, आप ईसीसी में भी बैठते रहे हैं और वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशंस भी होती हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इलेक्शन करवाने चाहिए, चाहे कर्जा लेकर कराएं। और दूसरा, ये मरीम नवाज साहिबा की जो मुबैना तौर पर एक स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो है वो पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर है और वो पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है। ये जो हुकूमत है ये पीडीएम की है, इसके अंदर दीगर जमातें हैं और अगर तो ये फर्क है और इसमें कोई फर्क नहीं है। पीएमएलएन इस हुकूमत का हिस्सा है और इस कोalition गवर्नमेंट को चला रही है। बिल्कुल उसको प्राइम मिनिस्टर इस कोalition गवर्नमेंट के पीएमएलएन से हैं, लेकिन ये तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से उनका और कोई मकसद नहीं था कहने का। डेफिनेटली जो हो रहा है उसके हम जिम्मेदार हैं, हम उस गन साफ करने के जिम्मेदार हैं जो इमरान खान ने डाला, जो इस मुल्क को वो खोखला करके गए पावर सेक्टर के खसारों के अंदर, गैस सेक्टर के खसारों के अंदर, मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लेके। तो उन सारे मामलात को, आईएमएफ की डील को जो है
वो खराब करके एक मुल्क की साख को का एक डेफिसिट डाल के, एक ट्रस्ट डेफिसिट डाल के, वो सारी चीजों को हम हल कर रहे हैं। राणा लेकिन साहब, आपने बहुत काम किया हुआ है एनर्जी सेक्टर में और आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आईपीपीज वाज नॉट इमरान खान फापा, आपको भी मालूम है कि मेरा बड़ा इसमें एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है जमीर साहब, अगर एक भी मुआहदा ये नया कर लेते आईपीपी का, कोई बेहतर मुआहदा कर तो उन्होंने लेते, रिवर्स किया है वो जो एक बदमाशी थी आईपीपी की। एक भी नया पावर प्लांट ये लगाते और बेहतर मुआहदा कर लेते तो मैं जरूर कहता कि जी बड़ा इन्होंने काम किया और नया मुआहदा जो किया वो बेहतर कर दिया। ये तो वो जमात है जमीर साहब जिनको $2 की एलएनजी मिल रही थी कोरोना के दौर में, वो नहीं ले सके। जो हमारे लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट $4 पे फिक्स हो रहे थे वो ये नहीं कर सके, तो इनको तो छोड़ दे। तनकीद आप उस चीज पे जरूर कर सकते हैं। आई एग्री राना एहसान अफजल साहब, लेकिन उस पे कमीशन की रिपोर्ट्स भी आई, आप लोगों ने उसको परस्यू क्यों नहीं किया? यू शुड हैव फिक्स्ड द रिस्पांसिबिलिटी के इतना लोगों की जेबों से पैसा गया। नहीं देखें, मैं तो आपको बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूं कि अगर इन्होंने हमारे से बेहतर कोई कॉन्ट्रैक्ट आईपीपी का साइन किया होता तो हम इसके ऊपर जरूर डिबेट कर लेते कि हमारे जो मुआहदे हैं वो गलत हैं, या हमने जो सीपेक के साथ जो किया, हमने तो मेजॉरिटी, ये तो आप उससे भी पहले पुराने हमने तो सीपेक के अंदर तो किए और वो आज भी जो है आज भी है। चलें अब देखते हैं सीपेक दोबारा ऑन रोड कब होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत अब ताखीर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल, यावर बुखारी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।